नमस्कार, मैं सर डॉक्टर सैयद फ़हीम अली एक बार फिर से आप सभी लोगों को स्वागत है टारगेट एपीकेस ऑनलाइन वीडियो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जी हाँ, ईएमआरएस का एग्जाम्स आने वाला है। डेट भी आपकी डिक्लेयर हो चुकी है। समस्त टीजीटी और पीजीटी एग्जाम्स का टियर 1 का जो एग्जाम होना है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाएगा वो आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के 15 सवाल 15 नंबर के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। इन 15 क्वेश्चंस के लिए आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्रैश कोर्स लेकर मैं आपके सामने हूँ, जिस क्रैश कोर्स के माध्यम से घर बैठे आप बेहतर तैयारी अभी भी आप कर सकते हैं। आपके पास जो समय है उस लिमिटेड टाइम के अंदर आप तैयारी कर सकते हैं। तो आइए आज के इस सफर की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। तो स्क्रीन के ऊपर ये आपका पहला सवाल। जब सॉफ्टवेयर की बात करते हैं यहाँ पर, ओके, तो सॉफ्टवेयर के अंदर आप देखिए दो तरह के सॉफ्टवेयर हैं आपके यहाँ पर। कौन कौन से? तो पहला आपका कहलाता है इट इज नोन एज सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है, और दूसरा क्या कहलाता है आपका? इट इज नोन एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो कई प्रकार के, यानी कि जो यूजर से रिलेटेड सॉफ्टवेयर हैं उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के हमने बात भी करी थी कि मैंने आपको बताया था, देखिए, वर्ड प्रोसेसिंग ये एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सेकंड आपका प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स, ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देन उसके बाद स्प्रेडशीट यानी कौन सी? इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। और चौथा मैंने आपको बताया डीबीएमएस यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये चार एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमने पढ़े थे। और देन सिस्टम सॉफ्टवेयर में दो तरह के होते हैं फिर से, और एक को हम बोलते हैं ओएस स्टैंड फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। और दूसरा जो होता है आपका वो कहलाता है आपका यूटिलिटी। क्या कहलाएगा आपका? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाएगा। तो ये आपके ये मेन क्लासिफिकेशन हमने देखा भी था ना क्लास के अंदर जब हमने पढ़ा था। तो ये मैंने आपको बताया था इस तरीके की। जी, इज इट ओके? तो आज हम जो बात कर रहे हैं फिलहाल सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, इसके अंदर जो मेन पार्ट आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। इसके ऊपर अक्सर सवाल यहाँ पर पूछे जाते हैं। और यहाँ पर जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर जो पूछेंगे वो नेक्स्ट टॉपिक आपका, नेक्स्ट टॉपिक क्या नाम लिखा आपका? लिखा हुआ एमएस ऑफिस। तो सिलेबस के अंदर जो एमएस ऑफिस वाला पार्ट है, तो आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम वाले पार्ट को देखते हैं। और प्लस इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे, और ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ क्या करेंगे हम लोग? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको डेफिनेटली बहुत सारे क्वेश्चंस जो आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, एक बार जितने भी लोग देख रहे हैं जिसको लाइक करेंगे, और यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे अभी। और मैं आपको बहुत सारी चीज़ें आज के इस क्लास के अंदर डेफिनेटली जो भी पढ़ेंगे उसमें से 101% आपके एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर आएगा आपका, क्योंकि यही टॉपिक्स हैं। इसके अलावा पिछली क्लास के अंदर भी हम लोग फंडामेंटल वाला पार्ट जो है यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। तो मैं दोनों के ही बारे में आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, आप देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, सो ऑपरेटिंग सिस्टम। देन फाइनली क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी आपकी दो तरह की ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जिसको हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेजेस कहते हैं। उन दोनों ही तरह के लैंग्वेजेस के अंदर जो है कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। फिर देन उसके बाद लैंग्वेज ट्रांसलेटर का एक पार्ट आता है, तो उसके ऊपर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए एक ही करके हम लोग पहले टॉपिक को डिस्कस करते हैं, देन इसके बाद जो है क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, इज इट ओके? कैसे करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ, एक ही करके हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले देखिए फर्स्ट वन, मैंने अभी आपको बताया सॉफ्टवेयर की अगर जब बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर के अंदर मूल रूप से दो चीज़ें आपको याद रखनी है। मैंने अभी आपको बताया कि सॉफ्टवेयर को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। एक को हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहेंगे। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर ही जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी कहलाता है। ओके, सो देन उसके बाद दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मैंने आपको बता दिया, वर्ड प्रोसेसिंग है, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है आपका, देन प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स है आपका, और आपका DBMS। ये चार नाम आपको याद रख लीजिएगा, है ना। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी आपकी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर जब भी नाम आएगा तो दो चीज़ें आएगी। ऑपरेटिंग सिस्टम, MS DOS एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, MS विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स है, मैक है। यानी कि ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि कंप्यूटर की तमाम चीज़ों को लेकर चले। कंप्यूटर के समस्त जितना भी कंप्यूटर का हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर, उन सबको कंट्रोल करके चलेगा, उसको मैनेज करेगा, एक इंटरफेस देगा जहां पर आप काम करेंगे। इवन प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, यूजर मैनेजमेंट, टास्क मैनेजमेंट, ऐसे समस्त कार्य करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। और उन सबको मिलाकर एक बड़ी जो टर्म बनती है दैट इज नोन सिस्टम सॉफ्टवेयर। बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के हमें इंटरफेस नहीं मिलेगा, हमें एनवायरमेंट नहीं मिलेगा, हम लोग जो है कंप्यूटर के ऊपर काम नहीं कर पाते हैं।
तो हमें सिस्टम सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है और सिस्टम सॉफ्टवेयर की मदद से ही जो है हम लोग काम कर पाते हैं, तो वो हमें इंटरफेस या एनवायरनमेंट देता है। अभी जो इंटरफेस या एनवायरनमेंट मिल रहा है, ये एनवायरनमेंट किसके लिए है? यूज़र के लिए, यानी कि आप और हमारे लिए, यानी कि जो उस कंप्यूटर पे काम करेगा उसके लिए वो एनवायरनमेंट है। इस एनवायरनमेंट को, जो एनवायरनमेंट आपको मिलता है, वो एनवायरनमेंट जो है वो आपका दो तरह का होता है। एक ऐसा एनवायरनमेंट है जिसमें केवल जो है ब्लैक स्क्रीन आती है और केवल कमांड आप लिख सकते हैं, उसको कमांड यूजर इंटरफेस कहते हैं। और एक कंप्लीटली ग्राफिकल मिलता है जहां पर कई सारे कलर्स होते हैं, इमेजेस होती है, ग्राफिक्स होते हैं, आइकन्स दिखते हैं, आपको वॉलपेपर दिखता है, आपको टास्क बार दिखती है ना, तो ये सब चीज़ें मिलती है आपको। दिस एनवायरनमेंट इज नोन एज जीयूआई, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो यहाँ पर देखेंगे तो मैंने दो ही तरह के बताया आपको, एक आपका सीयूआई है और दूसरा क्या आपका जीयूआई। CUI स्टैंड फॉर द कमांड यूजर इंटरफेस, ये जैसे MS DOS और यूनिक्स जो है कमांड यूजर इंटरफेस के एग्जांपल है। और दूसरा GUI MS विंडोज़ है, लिनक्स है, मैक है, ये आपका क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो यहाँ पर आपको दोनों तरह के, आपको जितने भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपको उनका इंटरफेस आपको या तो CUI मिलेगा या आपका GUI मिलेगा। अब ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अलावा पहली चीज़ तो हम लोग यहाँ पर क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनवायरनमेंट करते हैं। दूसरी चीज़ अगर आप करेंगे तो यहाँ पर देखिए टाइप्स के अंदर क्या है कि कई सारे टाइप्स है। इनमें मैंने सारे टाइप्स को एक ही चित्र में आपको दिखा दिया, आप यहाँ पर इजीली देख सकते हैं। जी नमस्ते, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, सो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कई सारे टाइप्स है। पहला आपको होता है मल्टी प्रोग्रामिंग बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो काम करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके, देन नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, देन सिंपल बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए देयर आर सो मेनी, ऐसे विभिन्न प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं जिन्हें हम काम में लेते हैं। इज इट क्लियर? तो ये देखा जाए तो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम के कई सारे फीचर्स हैं और इन फीचर के जरिए ही हम लोग काम करते हैं। जब जहां जैसी ज़रूरत है उसके हिसाब से इनमें एक और कैटेगरी आती है जिसको हम लोग बोलते हैं NOS, है ना, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है। तो NOS का मतलब हम लोग बोलते हैं, N का मतलब होता है नेटवर्क, OS का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या कहलाता है? ये नेटवर्क है ना। तो विंडोज सर्वर नाम से कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं जो कि नेटवर्क, यानी कि जब आप नेटवर्क बनाते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क बनाते हैं, तो वहाँ पर आपको इस तरह के सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है और उन्हें हम काम में लेते हैं। सो दीज आर ऐसे डिफरेंट तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो हैं हमें देखने को मिलते हैं। सो दीज आर वेरी गुड। तो यहाँ पर आप इनके नाम याद कर सकते हैं और कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है, इनके नेचर के ऊपर जो है डिपेंड करता है। इज इट ओके? चलिए आगे बात करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसी यूनिट के अंदर एक जो आपको ध्यान देने वाली बात है उसका नाम है आपका कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है। और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, बहुत सारी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं हमारे पास। वो लैंग्वेजेस जो है हमारे लिए बहुत काम की है। इस पर एग्जाम में सवाल पूछा था, मैंने आपको लैंग्वेजेस को एक चार्ट आपको दिखाया था, अगर आपको याद हो। तो इट्स वेरी सिंपल, लिखा हुआ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, यानी कि वो लैंग्वेजेस जिनके जरिए हम लोग कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। अब इनको जो हमने क्लासीफाई किया है वो दो कैटेगरी में डिवाइड किया। कौन कौन सी है? तो पहला आपका नंबर 1 दैट इज नोन एज लो लेवल लैंग्वेज कहलाती है, और नंबर 2 क्या है आपका? एक नंबर जो है लो लेवल लैंग्वेज, 2 नंबर की आपकी हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज जो हम समझ सकते हैं या नॉर्मली जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है, स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश काम में लेती है, दैट इज नोन एज हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज वो है जो कि केवल बाइनरी कोडेड में होगी, 0 और 1 में लिखी जाएगी, उसको हम लोग कहेंगे लो लेवल। लो लेवल एक्चुअली मशीन के लिए होती है ताकि अब मशीन बहुत इजीली उसको समझ पाए और मशीन को दिए गए कमांड्स जितने भी हैं वो इजीली एग्जीक्यूट हो पाए। तो दैट इज नोन एज द लो लेवल लैंग्वेज कहलाती है यहाँ पर। तो इट्स लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल में भी आपके दो पार्ट है, एक मशीन है और असेंबली। तो नॉर्मली देखिए दुनिया की सबसे फास्ट लैंग्वेज अगर कोई है तो वो मशीन लैंग्वेज है, क्योंकि मशीन के अंदर दिए गए कमांड, मशीन लैंग्वेज मतलब 0-1 में डायरेक्टली अगर आप कमांड देंगे बाइनरी में तो बहुत ही ईजिली समझ के और तीव्र गति से काम कर पाएगा। दैट इज नोन एज मशीन लैंग्वेज। कुछ निमोनिक कोड्स बनाते हैं, गलतियां ज़्यादा होती है, उन गलतियों को कम करने के लिए हम निमोनिक कोड्स वाली जो भाषा है, यानी कि जो असेंबली कोड वाली भाषा, उसको क्या कहेंगे? असेंबली लैंग्वेज की। लेकिन यहाँ पर नॉर्मली असेंबली लैंग्वेज में डेटा प्रोसेस नहीं होगा, इसलिए असेंबलर की आवश्यकता होगी और असेंबलर को काम करके हम लोग यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ हाई लेवल लैंग्वेज लिखा हुआ। हाई लेवल के अंदर देखिए यहाँ पर दो है, एक आपका प्रॉब्लम ओरिएंटेड और दूसरा आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ये इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि यहाँ पर इसके ऊपर अक्सर सवाल पूछा जाता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषाएं कौन कौन सी। तो ये स्ट्रक्चर एक बार आप देख सकते हैं, आपके लिए ही बनाया गया कि आप इसमें बहुत ध्यान से सही तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है जी, इज इट ओके? चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का स्ट्रक्चर आपने हो गया। अब मैंने आपको देखिए दोनों ही लैंग्वेजेस को मैंने डिवाइड करके बताया। एक लैंग्वेज का नाम है आपका मशीन है आपका, दूसरा आपका
असेंबली लैंग्वेज है, ठीक है। तो मशीन लैंग्वेज लिखा, मशीन जनरली जो कि ऐसी लैंग्वेज जो कि केवल 0 और 1 में लिखी जाए उसको क्या कहेंगे, मशीन लैंग्वेज कहेंगे, है ना। और ये नॉर्मली कैसी होती है, लो लेवल लैंग्वेज होती है, ठीक है। फर्दर इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये भी 2 भागों में डिवाइड ऐसे हो जाती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है हाई लेवल लैंग्वेज, और हाई लेवल लैंग्वेज में भी दोनों चीज़ें आपका, एक आपका प्रॉब्लम ओरिएंटेड है, दूसरा आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। इनके एग्जाम्पल्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हाई लेवल में 2 तरीके से हमने डिवाइड किया, प्रॉब्लम ओरिएंटेड और दैट इज नोन एज द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अगर प्रॉब्लम ओरिएंटेड की बात करेंगे तो उसके एग्जांपल्स में आपको बता दूं, कोबोल है, पास्कल है, फोर्ट्रान है। ऐसे ही अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात करेंगे तो आप फिर क्या आएगा, सी प्लस प्लस, PHP, जावा, ये सारे आपके। होता क्या है बेसिकली, देखिए सिंपल सी प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लिखने के लिए अगर हमने कोई लैंग्वेज काम है, जैसे कि शुरुआती दौर जब था हमारा, जब हम लोग इनिशियल 1960s की बात है, जब हमने कंप्यूटर के अंदर प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट ही किया था, तो उस वक्त कुछ लोगों ने जिसे बनाया था बेसिक, BASIC, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। मैथमेटिकल फार्मूलाज को हल करने के लिए बनाया था फोर्ट्रान, FORTRAN, फोर मतलब फार्मूला, TRN मतलब ट्रांसलेशन, तो फार्मूला ट्रांसलेशन के लिए बनाया था। एक बनाया था कोबोल, दैट वाज द COBOL, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो कोबोल थी, कोबोल के जरिए हम लोग काम करते थे। तो ये उस जमाने में पास्कल बनाए थे ना, तो ब्लेस पास्कल, पास्कल लैंग्वेज मैथमेटिक्स के लिए थी ना, तो निकोलस विर्ट्ज ने बनी थी, लेकिन बनाई किसके लिए थी, तो ब्लेस पास्कल एक महान मैथमेटिशियन थे, तो उनके ऑनर में उसका नाम जो है पास्कल रखा गया था। बाकी पास्कल का कोई फुल फॉर्म नहीं है, तो ये बनाया गया। तो उस जमाने में कई सारे, देन समय चेंज हुआ, फिर देन सी लैंग्वेज, सी को हम लोग मिडिल लैंग्वेज कहते हैं। सी के अंदर जैसे कि लो लैंग्वेज के भी गुण हैं और हाई लेवल के, जैसे सी को मिडिल लैंग्वेज कहते हैं ना। फिर देन सी को हमने काम में लेने शुरू किया, अच्छे प्रोग्राम्स बनाए, तो बेसिकली है तो हाई लेवल लैंग्वेज, लेकिन उसमें लो के गुण भी है, इसलिए देन उसके बाद इंप्रूवमेंट आया था, हमने C++ बनाया, दैट इज नोन एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो आज के ज़माने में जो लैंग्वेजेस काम में ले रहे हैं वो कंप्लीटली आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ठीक है जी। बहुत बहुत बढ़िया, शुक्रिया, थैंक यू फॉर दिस, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, ये मैंने आपको बता दिया। अब एग्जाम्पल ऑफ द हाई लेवल लैंग्वेजेस की हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको बता रहा हूँ, और इन एग्जाम्पल्स को अगर आप याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जी फ़ायदा होने वाला है। और आज की इस क्लास के अंदर जो है आपको इन्हीं के ऊपर आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, मैं क्वेश्चंस के जरिए आपको तैयार करूँगा। पहला देखिए, पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है मैंने अभी आपको बताया, फोर्ट्रान। फोर्ट्रान स्टैंड फॉर द फार्मूला ट्रांसलेशन। इट इज़ द फर्स्ट हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज डेवलप्ड बाय IBM कंपनी 1957, ठीक है। एंड इट वॉज यूज टू सॉल्व द मैथमेटिक प्रॉब्लम्स। सेकंड लैंग्वेज कौन सी है आपकी, कोबोल, नाम याद रख लीजिएगा, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, एंड दिस लैंग्वेज इज डिजाइन फॉर द बिजनेस रिलेटेड ट्रांजेक्शन एंड विच इज प्रिपेयर्ड बाय द ANSI 1959, ठीक है। तो अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ANSI ने 59 बनाया। ऐसे ही एक लैंग्वेज का नाम है बेसिक, पूरा नाम भी अगर आपसे पूछ लें तो बिगनर्स और पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड है, आप यहाँ पर बता सकते हैं आप, ठीक है। 1964 TE कर्ट्स द्वारा इसको बनाया गया। तो ये तो कुछ बेसिक लैंग्वेजेस थी आपकी। देन उसके बाद एक लैंग्वेज का नाम आप जानते हैं, दैट इज एल्गोल 60। नाम से ही जाहिर है, एल्गोल का मतलब था एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, और 1960 में एल्गोल 60 बनाएगी, निकोलस विर्ट्ज द्वारा बनेगी ये लैंग्वेज भी। सी लैंग्वेज बनेगी, सी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर कई बार सवाल आता है। डेनिश रिची नाम याद कर लीजिएगा, AT&T बेल लेबोरेटरी याद कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत फेमस लेबोरेटरी है, और 1972 में बनाएगी। इसको हम लोग मिडिल लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। देन फाइनली C++ लैंग्वेज है, इसको हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कहते हैं। इट इज फाइनली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, 1983 में बनी, बजर ने स्टोस्टस द्वारा बनेगी। और देन उसके बाद जावा, ओरेकल, .NET, PHP, ASP, पर्ल, पाइथन, ये सारी की सारी आपकी प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं। ऐसी बहुत सारी प्रोग्रामिंग भाषाएं आपको देखने को मिलती कंप्यूटर्स के अंदर। तो यहाँ पर आज की इस क्लास के अंदर 2 ही चीज़ें आपको याद रखनी। ऑपरेटिंग सिस्टम के मैंने आपको टाइप बता दिए, ऑपरेटिंग सिस्टम पर सवाल पूछा जाएगा आपका, डेफिनेटली एग्जाम में सवाल आएगा आपका। और दूसरा आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे आएगा। कौन कौन से सवाल बन सकते हैं, क्या बन सकते हैं, उसके ऊपर थोड़ी सी एक झलक मैं आपको दिखाना चाहूँगा आपको ना। बहुत सिंपल से क्वेश्चन आप करेंगे तो आपसे हो जाएगा। देन उसके बाद तीसरा जो पार्ट है वो आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर। 3 तरह के लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, कौन कौन से, तो पहला आपका इंटरप्रेटर है, देन कंपाइलर है आपका, और कौन सा, असेंबलर। तो असेंबलर मतलब जो असेंबली कोड को चेंज करे मशीन में, वो असेंबलर है। कंपाइलर जो हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को चेंज करे मशीन कोड के अंदर, वो आपका कंपाइलर है। और इंटरप्रेटर भी वही है जो हाई लेवल के कोड को चेंज करेगा मशीन कोड में, वो भी आपका इंटरप्रेटर। लेकिन कंपाइलर इंटरप्रेटर दोनों ही हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को मशीन लेवल में चेंज करते हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि कंपाइलर एक ही बार में सब कुछ चेंज कर लेता है और इंटरप्रेटर जो है रुक रुक कर चेंज करता है। तो इनके दोनों की जो कार्यप्रणाली है, उनकी कार्यप्रणाली के अंदर थोड़ा सा अंतर है, अन्यथा बाकी सारी चीज़ें आपकी सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर सवाल आपके ज़रूर बनने हैं। चलिए क्वेश्चंस का दौर स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। और पहला सवाल मैं आपके सामने लेकर चल रहा हूँ।
क्वेश्चन आपके सामने है, इसको आराम से पढ़ें और देखते हैं आप में से कितने लोग इसका सही उत्तर दे पाते हैं। ठीक है जी, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला सवाल है कि व्हाट इज द डी बेस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के संदर्भ में डी बेस क्या है। डी बेस एक हार्डवेयर है, एक प्रोग्रामिंग है, एक सॉफ्टवेयर है, या नन ऑफ द अबो। जी, वेरी गुड। एक बार सभी लोग देखिए लाइक ज़रूर करेंगे। मैंने आपसे कल भी एक बात मैंने आपसे कही थी, देखिए जितना लाइक करेंगे तो वहाँ तक हम लोग जो है ऑटोमेटिकली प्रमोट होकर आगे तक पहुँचेंगे। जितने साथी मेरे लाइव देख रहे हैं एक बार लाइक ज़रूर करें। आपकी संख्या जो है, लाइक की संख्या आपकी संख्या से ज़्यादा होनी ज़रूरी है। ठीक है, सभी लोग आंसर दे रहे हैं, देखिए आंसर दीजिए। मैं आज बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाला हूँ आपके साथ, और मैं ऑपरेटिंग सिस्टम के और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सारे कॉन्सेप्ट आपको आपको क्लियर करूँ यहाँ पर, है ना। तो कौन कौन से, देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपसे पूछा है कि हार्ड डी बेस क्या है, तो आपने आंसर दिया है डी बेस। देखिए डी बेस, डी का मतलब है डेटा, डी का मतलब क्या डेटा, और बी का मतलब क्या बेस, डी बेस। डी बेस है वो आपका क्या है, डी का मतलब डेटाबेस। अब डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस आपकी प्रोग्रामिंग होती है, ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। मुझे बताइए क्या चीज़ है आपकी, डेटाबेस प्रोग्रामिंग है या नॉर्मली क्या होता है वो बताइए मुझे आप। ठीक है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अभी आंसर पता चल जाएगा। डी बेस हार्डवेयर, प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर, नन। तो देखिए डी बेस जो है हार्डवेयर तो है नहीं, ये बात तो क्लियर हो गई, है ना। अब प्रोग्रामिंग है या सॉफ्टवेयर है, तो डी बेस को हमने क्या चीज़ मानी है बताइए। सिंपल, पहले ही सवाल में अगर इतना कंफ्यूज रहेंगे तो कैसे काम करेंगे बताइए। वेरी गुड, इट इज सिंपली सॉफ्टवेयर, इट्स नॉट द प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग क्यों कहेंगे, डी बेस प्रोग्रामिंग नहीं है, डी बेस सॉफ्टवेयर है। तो जिन्होंने प्रोग्राम लिखा वो गलत। भाई अभी मैंने आपको बताया ना, सॉफ्टवेयर की बात मैंने आपसे कही थी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चार तरह के। कौन कौन से, तो वर्ड प्रोसेसिंग, प्रेजेंटेशन ग्राफिक, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, और लास्ट में मैंने आपको बताया ना DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो DBMS बोले या इससे पहले DBM, अभी तो फिलहाल DBMS तो कैटेगरी बन गई, लेकिन पहले डी बेस नाम से सॉफ्टवेयर था, डी बेस बना, फिर फॉक्स बेस बना, फिर फॉक्स प्रो बना। तो जब फॉक्स प्रो बना तो वो डेटाबेस के साथ प्रोग्रामिंग भी साथ में जुड़ गई थी, इसलिए उसको हमने फॉक्स प्रो कहा। तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो लेकिन हम बात किसी करें डीबीएस की बात करें तो डीबीएस सिर्फ जो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है, इज इट क्लियर। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लेकर चलते हैं, और दिस इज व्हाट नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको देखें आप, चार ऑप्शंस मैंने आपको दिए, प्रश्न को आप पढ़ें और फिर आप उसको समझेंगे। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ डिस्क इनटू ट्रैक एंड सेक्टर इज कॉल्ड, यानी कि किसी डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। नॉर्मली आपके पास जब डिस्क होती है तो डिस्क के अंदर जब आप डेटा स्टोर करना चाहते हैं तो डेटा स्टोर करने के लिए आपको उसके अंदर एक स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ता है। उस स्ट्रक्चर को तैयार करने का प्रोसेस क्या कहलाता है जी। जैसे मैं अगर आपको हार्ड डिस्क का ही एग्जांपल दूं या किसी भी डिस्क की बात करूं, ये आपका डिस्क है तो इसके अंदर ये आपको ऐसे आपने बना दिए, तो दिस इज व्हाट, तो ये आपने बना दिए ट्रैक बना दिए, और फिर इस ट्रैक को आप टुकड़ों में तोड़ देंगे, है ना। तो इक्वली क्या बन जाएगा, तो ये जो बना ये तो क्या है आपका ट्रैक, है ना। कंप्लीट पार्ट जो बना आपका, एंड दिस पार्ट इज व्हाट इट इज नोन एज सेक्टर। तो एक ट्रैक है, सेक्टर है, तो ट्रैक और सेक्टर में जी। So this is what, it's not the booting, it's not the labeling, it is simply what, it's known as the formatting। यानी कि जब किसी भी डिस्क को हम लोग ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड करते हैं, ताकि ऐसा इसलिए करते हैं कि अगर हम लोग नहीं करेंगे तो हम लोग डेटा को स्टोर नहीं कर पाएंगे। तो डेटा को स्टोर करने के लिए हमें ट्रैक और सेक्टर की आवश्यकता होती है, हम लोग ऐसा करते हैं। जो बनाने, तो वो क्या है, फॉर्मेटिंग कहलाता है, क्योंकि फॉर्मेटिंग बनाए किससे, फॉर्मेट से बना। फॉर्मेट का मतलब है फॉर्मेशन, फॉर्मेशन का मतलब होता है निर्माण करना, न कि नष्ट करना। आप कहते हैं ना मैंने तो हार्ड डिस्क फॉर्मेट कर दी, मैंने पेन ड्राइव फॉर्मेट कर दी, तो आपको लगता है फॉर्मेट करने से क्या होगा, नष्ट हो गया। नष्ट नहीं है, हाँ वो जो पहले से है वो तो हटेगा। आप तो नया स्ट्रक्चर बना रहे हो ना, तो जब नया स्ट्रक्चर बनाओगे तो पुराना स्ट्रक्चर हट जाएगा, जब पुराना स्ट्रक्चर हट जाएगा तो पुराना स्ट्रक्चर में लिखा हुआ डेटा भी हट जाता है। इसलिए जब फॉर्मेट करते हैं तो वो आपसे पहले कहता है, आपको एक एरर देता है कंप्यूटर कि पहले से इसमें कुछ डेटा रखा हुआ है कि आपको उसकी या तो कॉपी कर लो या उसका बैकअप ले लो, नहीं तो मैं फॉर्मेट कर रहा हूँ तो मतलब मैं नया स्ट्रक्चर बना रहा हूँ।
तो वो जो डेटा है इसमें आपको लॉस हो जाएगा, वो नहीं मिलेगा आपको। तो ये आप इससे करते हैं। तो कई बार जब हम फॉर्मेटिंग करते हैं तो फॉर्मेटिंग का जो मतलब है वो सेंस केवल इतना सा है आपका, ठीक है। सो आपने कर दिया फॉर्मेट का मतलब, ओके। सो दैट इज द मेकिंग न्यू ट्रैकिंग सिस्टम। चलिए एक बहुत साधारण सा सवाल, जीयूआई की फुल फॉर्म पूछी मैंने आपसे, इससे सरल सवाल नहीं हो सकता। किसी को आती है तब भी ठीक है, नहीं तो भी मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बता दिया। व्हाट डू यू मीन बाय जीयूआई? मैंने जीयूआई और सीयूआई दोनों का नाम बताया आपको। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एग्जाम में आए या नहीं है, लेकिन आपको इसका नॉलेज होना चाहिए, इसलिए मैंने आपसे सवाल पूछा जी। वेरी गुड। एक बार लाइक ज़रूर करें, जितने भी लोग आंसर दे रहे हैं प्लीज़ लाइक बटन को पे आप क्लिक करेंगे, आंसर भी दीजिए, लाइक बटन पे भी क्लिक करेंगे। वेरी गुड। इतना इजी सवाल मैंने पूछ लिया आपसे। दिस इज व्हाट, देखिए जी यू का मतलब है यूज़र, तो सभी जगह यूज़र यूज़र तो लिखा हुआ है ना, तो यूनिवर्सल तो नहीं है ना, ये यूटिलिटी नहीं, तो बात खत्म हो गई है ना। तो यूज़र के लिए तो ए और बी में जाए। तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जी बिल्कुल, ग्राफिकल यूज़र इंस्टॉलेशन नहीं है, इंटरफेस। इंटरफेस का मतलब होता है वातावरण। तो आज के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या दे रहे हैं आपको, जीयूआई दे रहे हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस दे रहे हैं, जिस एनवायरनमेंट में हम पहुंच सकते हैं और यहाँ पर काम कर सकते हैं। सो इट इज सिंपली जीयूआई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इज इट ओके? चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए चार चीज़ें मैंने आपको दिखा दी और मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपसे केवल इतना सा पूछा कि इसमें कोई ऑड है तो उसको अलग कीजिए, जो आपको इसमें से जो मेल नहीं खाता है वो आपको अलग करना है। तब देखिए इसमें से क्या मेल नहीं खाता, तो जो नहीं खा रहा है सी है, जावा है, यूनिक्स है और सी प्लस प्लस है। जी आंसर भी दें, और जो लोग आंसर दे चुके हैं वो लाइक बटन पे क्लिक करेंगे। लाइक बटन पे क्लिक करने का कमाल जो है वो अभी आपको हाथों हाथ दिख जाएगा। चूज द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो बेसिकली जब चार चीज़ें दिख रही हैं हमें, तो जो पहचानते हैं हम लोग उसकी बात करते हैं ना। तो यहाँ पर जो पहचान में आ रहा है सिंपल सा, देखिए सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावा एक प्रोग्रामिंग भाषा है, सी प्लस प्लस एक प्रोग्रामिंग भाषा है। यूनिक्स क्या है, अलग है। यूनिक्स क्या है, तो यूनिक्स आपका क्या है, ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो अलग हो गया। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ही आपका अलग है। ऐसे कभी भी कोई चीज़ पूछ लें आपसे, ये तो चलो ठीक है थोड़ा बहुत वेल नोन है, लेकिन इस तरीके से आपको ये आधार बनाना और इस आधार से ही चीज़ें आप ढूंढ पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक बार फिर से, इनमें से कौन सी एक कंप्यूटर भाषा नहीं है? मैं बहुत अभी साधारण से सवाल चल रहे हैं, आपको थोड़ा सा लेवल हम लोग इंक्रीज करेंगे जी। इनमें से मैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की बात कर रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंप्यूटर लैंग्वेज? अभी आपने एग्जाम्पल देखे हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, लिख दिया सभी ने। देखो आंसर आपके मिल रहे हैं ना, और क्या है, तो बेसिक जो है बिगनर्स और पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, और सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या नहीं है, तो फास्ट जो है फिलहाल आपकी कोई प्रोग्रामिंग भाषा जो है यहाँ पर नहीं है। ओके, सो फास्ट इज नॉट द लैंग्वेज, ठीक है। चलिए एक बार फिर से देखते हैं आप क्या कर पाते हैं इसके अंदर। धीरे धीरे मैं एडवांस फॉर्मेट में हम लोग चल रहे हैं। सेलेक्ट द ऑड ग्रुप फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्न में से विषम समूह को चुनिए। थोड़ा सा समय जरूर लगेगा इस प्रश्न को उत्तर देने में, लेकिन थोड़ी आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। संजय कुमार जी, आशीर्वाद मेरा सभी के साथ है। आप सभी बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं और बेहतर तरीके से आप एग्जाम देंगे, सफलता निश्चित तौर पे पाएंगे। लगातार कोशिश करने वालों की या मेहनत करने वालों की हार नहीं होती जी। सैयद एहसाना अली, आप कट ऑफ की बात थोड़ी सी अभी रुक जाइए, पेपर हो जाने दीजिए। कट ऑफ की बात भी करेंगे, रिजल्ट की बात भी करेंगे, है ना, इट्स टू अर्ली, ठीक है। चार ऑप्शन दे रखे मैंने आपको। चार में देखिए, विंडोज़, एम एस डॉस, लिनक्स, एम एस एक्सेल, वर्ड, एम एस एक्सेस।
बता दिया। देखिए कुछ लोगों ने कर लिया, मैं आंसर मैं देख रहा हूँ यहाँ पर। सो सिंपली देखिए MS विंडोज़, MS डॉस और लिनक्स यहाँ पर आपको मिल रहा है साफ साफ देखिए। विंडोज़, डॉस, लिनक्स ये तीनों समूह चेंज देखना है यहाँ पर, तो तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक्सेल, वर्ड और एक्सेस ये भी तीनों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं आपके। MS वर्ड, वर्डपैड और VI एडिटर ये तीनों भी जो है आपके वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हैं। एक्सेस, विंडोज़, ओरेकल, तो एक्सेस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और ये ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये कॉम्बिनेशन जो है वो गलत है आपका। समझ गए आप? तो ऐसे सिंपली आप आंसर निकाल लेंगे मेरे हिसाब से। जी, इज इट क्लियर? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? बहुत सिंपल से सवाल पूछ रहा हूँ आज मैं, और इन क्वेश्चंस के माध्यम से मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि आपके ICT का नॉलेज कितना है अबाउट द सॉफ्टवेयर्स या ऑपरेटिंग सिस्टम या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को लेकर। प्लीज़ लाइक ज़रूर करते रहें, और लाइक करेंगे आप ही की संख्या बढ़ती रहेगी, मैं वही देखना चाह रहा हूँ। बहुत बढ़िया। वेरी गुड। कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? देखिए यहाँ पर जब जब भी ये बात आती है ना, आपको सॉफ्टवेयर की बात आएगी तो दिमाग में रखना है कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन। इनमें से पूछा गया कि विच इज़ नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसका मतलब 3 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, एक नहीं है। तो देखें, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सभी जानते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। एडोब पेज मेकर, पेज मेकर हम लोग बनाते हैं, सॉफ्टवेयर है आपका। रेडिट लिनक्स है और ओपन ऑफिस है। तो यहाँ पर ऑफिस वापस आ गया तो क्या है, लिनक्स। तो यहाँ पर साफ साफ तौर पे दिख रहा है आपको लाइनक्स। लाइनक्स क्या है? तो लाइनक्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये आपका एप्लीकेशन कैसे होगा? तो सी आपका आंसर है। तो ये अभी तक भी मैंने आपसे सरल सवाल पूछे हैं ताकि आप इन प्रश्नों के माध्यम से आपको सिर्फ क्लियर हो जाए कि एप्लीकेशन अलग है, सिस्टम अलग है, और सिस्टम के कौन कौन से एग्जांपल्स हैं आपको। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से क्लियर हो गया, ऑलमोस्ट आपको फायदा होगा। अब बात करते हैं, अब आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। और मैं आपसे यहाँ पर ये सवाल पूछ रहा हूँ कि अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो वहाँ पर आप देखें यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, निम्न में से कौन सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा है? बताइए। बताइए। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, अब मैंने आपको प्रोग्रामिंग की जब बात कही थी तो, और मैंने आपसे कहा भी था, देखिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर क्या होता है कि वर्तमान में अगर आप देखें सी, ये साधारण सी भाषा है आपकी। कोबल की बात करेंगे तो कोबल क्या कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है। फोर्ट्रान, फार्मूला, ट्रांसलेशन, ये तीनों ही आपके प्रोसीजरल भाषा है। C++ ऑब्जेक्ट आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है आपकी। अगर इसकी जगह जावा होता तब भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आता आपका। यहाँ पर .NET आता तब भी आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आता आपको। यहाँ पर अगर PHP मिलता तब भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आता। यहाँ पर आपको पाइथन मिलता तब भी आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मिलता। आपको पर्ल, PERL, है ना। तो ये सारी की सारी भाषाएं क्या है आपकी वर्तमान में, ये सब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। तो आज की डेट में जो भी भाषाएं बन रही है वो सब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषाएं ही है। तो लेटेस्ट स्टार्टिंग कहाँ से? C++। का मतलब प्लस प्लस एक ऑपरेटर होता है ना। तो ये प्लस प्लस ऑपरेटर का मतलब ये है कि आपको एक एडवांस फॉर्मेट है जो सी में नहीं कर पाते थे हम लोग, वो C++ लैंग्वेज के अंदर जो हम लोग काम कर पाते हैं, ठीक है। सो दीज आर द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। चलिए नेक्स्ट, अगला सवाल। विच डिवाइस इज यूज टू सेंड कंप्यूटर सिग्नल्स थ्रू टेलीफोन वायर्स, यानी कि टेलीफोन वायर के जरिए जो है हम लोग इनमें से किस डिवाइस को यूज़ करते हुए सिग्नल्स जो हैं वो भेजा करते हैं, ये आपको बताना है जी। हालांकि कम्युनिकेशन का है क्वेश्चन, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी आप इसका उत्तर ज़रूर दीजिएगा। ये भी सवाल क्यों मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन मुझे दिख गया, और मुझे लगता है कई बार ये सवाल आ चुका है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। विच डिवाइस इज यूज टू सेंड कंप्यूटर सिग्नल थ्रू टेलीफोन वायर्स, कंप्यूटर सिग्नल को टेलीफोन तारों के माध्यम से सिग्नल भेजने के लिए इनमें से कौन सा डिवाइस काम में लेते हैं? तो देखिए, आपको मैंने पहले भी एक बात बताई थी, शायद अगर आपको याद हो तो ठीक है, नहीं तो इसको फिलहाल कर सकते हैं। और मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल दिखा दूँ इसका। तो देखिए, सिग्नल की बात करते हैं क्योंकि ये एग्ज़ाम का टाइम है और ये इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर एक कंप्यूटर है आपका, ओके। सिंपली इट इज़ वॉस्ट
देखिए यहाँ पर ना, ये सिंपल एक कंप्यूटर आपका यहाँ पर है, दूसरा कंप्यूटर आपका यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ से कंप्यूटर के अंदर जो डेटा होता है वो कैसा होता है, आपको डिजिटल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर और यहाँ पर बीच में क्या है, टेलीफोन लाइन, ठीक है। तो टेलीफोन लाइन यहाँ से यहाँ तक है आपकी, टेलीफोन लाइन चल रही है। टेलीफोन लाइन के बीच में जो सिग्नल चलता है वो कौन सा चलता है, एनालॉग, ठीक है। यहाँ पर क्या चलता है, डिजिटल। तो डिजिटल सिग्नल को ऐसे बनाते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पर भी ऐसे बनाएंगे हम लोग, ठीक है। सिंपली ये डिजिटल सिग्नल है, डिजिटल सिग्नल ऐसा बनेगा, ठीक है। अब ये कन्वर्टर लगा दिया हमने यहाँ पर, ये कन्वर्टर है। तो पहले क्या है, डिजिटल सबसे पहले किस में कन्वर्ट हो रहा है, एनालॉग में। फिर जब यहाँ पर पहुँचेगा तो एनालॉग किस में कन्वर्ट होगा, डिजिटल में। तो पहली बार डिजिटल, तो यहाँ पर डिजिटल टू एनालॉग, ये कहलाता है मॉड्यूलेशन, MODULATION, मॉड्यूलेशन कहलाएगा। फिर जब यहाँ पर पहुँचेगा तो यहाँ पर क्या पहुँचेगा, एनालॉग वापस से किस में कन्वर्ट होगा, डिजिटल में। तो क्या कहलाएगा, डीमॉड्यूलेशन। एक मॉड्यूलेशन है, दूसरे क्या है, डीमॉड्यूलेशन। तो इस डिवाइस को, ये जो कन्वर्टर है जो ये काम कर रहा है, इसको क्या करेंगे, इस डिवाइस को क्या बोलेंगे, इस डिवाइस को हम लोग बोलेंगे MODEM, क्या बोलेंगे, इसका नाम क्या है, MODEM। तो आप समझ गए, मॉडेम के अंदर दो सवाल आपके सॉल्व हो गए। मॉडेम का मतलब क्या हो गया, MO का मतलब मॉड्यूलेशन, DEM का मतलब डीमॉड्यूलेशन, इसलिए डिवाइस का नाम रख दिया मॉडेम, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। तो जब मॉड्यूलेशन होता है तो याद रखना है कि पहले क्या होगा, पहले डिजिटल एनालॉग होगा। तो ये कई बार उल्टा याद कर लेते हैं, है ना। एग्जाम में पूछे थे कि डिजिटल को एनालॉग करने में क्या कहते हैं, तो आंसर तो है मॉड्यूलेशन, है ना, लेकिन वहाँ आंसर देते डीमॉड्यूलेशन, कन्फ्यूजन होता है। तो आप कन्फ्यूज नहीं हो, तो डिजिटल टू एनालॉग क्या कहलाएगा, मॉड्यूलेशन, और एनालॉग टू डिजिटल क्या कहलाएगा, वापस से डीमॉड्यूलेशन कहलाएगा। तो इस डिवाइस को क्या है, मॉडेम कहते हैं, ठीक है। इज इट ओके। तो ये जो सवाल मैंने आपसे पूछा था, इस प्रश्न का उत्तर जो आपको मिल गया, नाउ इट्स ओके। तो क्वेश्चन आपके लिए ईजी हो गया, अब तो आप आराम से आंसर दे सकते हैं। यहाँ पर केवल सवाल में तो केवल इतना ही पूछा, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन तो पूछे नहीं, केवल पूछा कि क्या है, तो आंसर इज वॉट मॉडेम। स्विच नहीं है, गेट भी नहीं है, और ब्रॉडबैंड भी नहीं है, ठीक है। तो मॉडेम इज द परफेक्ट एंड द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, अगला सवाल, इसको देखकर आप बताइए आराम से। इज इट ओके, बताइए प्लीज़। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। थैंक यू हर्षिका जी। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि इन प्रश्नों के माध्यम से जो है आप सही उत्तर तक पहुँचें, और ये उत्तर तक पहुँचना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। डेली मैं आपको देखिए, ये चैनल है जो कि कुछ लोग अगर इस चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। EMRS की तैयारी हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, और आज से नहीं, पिछले 4 महीनों से लगातार यहाँ पर इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, देन उसके अलावा आपका देखा जाए तो कंप्यूटर साइंस है आपका, यहाँ पर लाइब्रेरी साइंस आपका है, प्लस आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लासेस जो होती है, जो या जनरल GK GS की क्लासेस, वो सब कुछ EMRS का कंप्लीट सॉल्यूशन जो है आपको इस चैनल के ऊपर मिलेगा। और रोजाना 6 से 8 घंटे आपको रेगुलर क्लास होती है। दोपहर 1 बजे से यहाँ पर क्लासेस स्टार्ट होती है, जो रात को 8 बजे से तक जो है क्लासेस चलती है। तो आप विभिन्न प्रकार की क्लासेस आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। मैं फिलहाल आपके सामने यहाँ पर ICT की क्लासेस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। जो भी आपके EMRS के एग्जाम होने हैं 16, 17, 23, 24 को, उन सभी में हर पेपर में आपको ICT के क्वेश्चंस आपको ज़रूर मिलेंगे। 5 दिन के लिए एक स्पेशल मिशन लेकर मैं आपके साथ चल रहा हूँ यहाँ पर। तो इन 5 दिनों में आप ICT को मेरे साथ जो है यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। सो देखिए, यहाँ पर अगर आपसे सवाल मैंने पूछ लिया है कि आपको पैंथर है, जैगवार है, पूमा है, चीता है, आर द एग्जाम्पल ऑफ, ये एग्जाम्पल किसके हैं, तो ये एग्जाम्पल विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के, ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम के, मैक OS के। तो अगर आपने अगर मैक काम में लिया है ना, तो आप एप्पल मैक iOS के जो वर्जन है आपको, जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। सो वेरी सिंपल। तो यहाँ पर देख सकते हैं, और एक टेलीग्राम ऊपर पिन मैसेज में आपको टेलीग्राम चैनल मिल रहा है। अगर आप चाहें तो आप टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं विभिन्न प्रकार की PDFs के लिए, और समय समय पर क्लास के नोटिफिकेशन जो है आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलते रहते हैं, ठीक है। चलिए, सॉफ्टवेयर यूज टू कंट्रोल, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि काम में लिया जाता है, कंट्रोल इंटरनल ऑपरेशंस, कंट्रोल एंड द मैनेजमेंट ऑफ द हार्डवेयर इज नोन एज, यानी कि कंप्यूटर के आंतरिक संचालन, नियंत्रण और प्रबंधन को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है जी।
सॉफ्टवेयर यूज टू कंट्रोल, बताइए सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? पब्लिक डोमेन, शेयरवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? अब तो पता चल ही जाएगा होगा आपको। बहुत बढ़िया। आज हमारी क्लास में क्या महाराष्ट्र वाले थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं शायद, महाराष्ट्र के बच्चे, क्योंकि मैं कई बार देख रहा हूँ एक अलग से आंसर तो दे रहे हैं आप लोग ना, और एक अलग से चैट भी चल रही है कि इसका सेंटर कहाँ पर आया, इस तरह की बातें भी चल रही। तो मैं देख रहा हूँ महाराष्ट्र के नाम जो है मुझे यहाँ पर थोड़े से ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो महाराष्ट्र वालों, स्वागत आप सभी लोगों का भाई इस क्लास के अंदर। मैं बताऊँ सॉफ्टवेयर यूज टू कंट्रोल, देखिए ऐसे सॉफ्टवेयर को हम लोग क्या कहते हैं, इट्स नॉट द पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर, इट इज़ नॉट द शेयरवेयर एंड इट इज़ नॉट द एप्लीकेशन। सिंपली ये जो परिभाषा है, इट्स डेफिनेशन ऑफ व्हाट, इट्स डेफिनेशन ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पर, ठीक है जी। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। ये सारे क्वेश्चंस आपके आज के जो दो टॉपिक मैंने आपको बताया, वो सारे के सारे टॉपिक आपके यहाँ पर डेफिनेटली आपके कवर हो जाएंगे। तो आपको अगला सवाल आपके सामने है, इसको देखें और पढ़कर मुझे आप बताएं इसके अंदर कि क्या इसका आंसर हो सकता है। नॉलेज भी आपका चेक हो जाएगा यहाँ पर, दोनों ही चीज़ें साथ साथ कर रहे हैं हम लोग जी। खालिदा बानो, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ जी, स्वागत आपका। वैभव जी थैंक यू। सुल्तानपुर चंडीगढ़, समस्त भारत से हमारे सभी साथी जो अलग अलग राज्यों से लगातार जुड़े हैं, सभी का दिल से स्वागत यहाँ पर आज की इस क्लास के अंदर। वेरी गुड, सभी आंसर दें। और एक बार प्लीज़ मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, और रिक्वेस्ट ये कि जो लाइक बटन है उसको आप प्रेस करेंगे। देखिए आपकी संख्या और लाइक की संख्या में बहुत डिफरेंस दिख रहा है मुझे, कम से कम 70-80 का डिफरेंस दिख रहा है। आप लाइक बटन जो इसको प्रेस करेंगे तो डेफिनेटली आपकी संख्या से लाइक की संख्या बढ़ जाएगी, और उसी के एवज में जो है ऑटोमेटिकली ट्रैफिक जनरेट होगा, जिससे आपकी संख्या भी अपने आप बढ़ जाएगी। क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसेज है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूट्यूब जो है आपके इस वीडियो को खुद ही प्रमोट करेगा। या तो आप इसको शेयर कर दीजिए ताकि लोगों तक पहुंच पाएगा, और नहीं भी कर रहे हैं आप लाइक करेंगे तो यूट्यूब ऑटोमेटिकली इसको आपकी कैटेगरी के अन्य लोगों को प्रमोट करेगा, ताकि वो भी जुड़कर आईसीटी या जो ईएमआरएस की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो का या इस सेशन का जो है बेनिफिट उठा सकें। ठीक है, चलिए प्रश्न मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज ऑल्सो नोन एज मिडिल लेवल लैंग्वेज, यानी कि मिडिल लेवल लैंग्वेज तो मशीन, असेंबली, पास्कल या सी लैंग्वेज। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले आपको मिडिल लेवल लैंग्वेज की कहानी सुनाई थी और मैंने आपसे कहा भी था, तो वो अगर आप बात जानते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर आप उसका आंसर दे देंगे। तो देखते हैं कौन कौन इसका आंसर दे सकता है जी। वेरी गुड, अंडमान निकोबार, पापा जी का पारा। यार पापा जी की परी नाम सुना था, पापा जी का पारा पहली बार सुना। खैर अंडमान निकोबार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। नंबर दीजिएगा आपका, मैं अंडमान निकोबार नेक्स्ट मंथ आई विल बी देयर इन द अंडमान निकोबार, आपसे मुलाकात करेंगे, ठीक है जी। So this is simply C language. Very good. C language. C. Is it okay? So this is what C language. पास्कल नहीं है ना, असेंबली नहीं है, और मशीन लैंग्वेज भी नहीं है। ओके सो जी, चलिए निशा जी कलकत्ता से थैंक यू। ठीक है, तो दिस इज द अगेन क्वेश्चन लिखा हुआ विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज लैंग्वेज इन द एंड्रॉइड एप्लीकेशन, यानी कि एंड्रॉइड एप्लीकेशन में आमतौर पर निम्नलिखित में से कौन सी भाषा का उपयोग किया जाता है, बताइए। सो इट इज सिंपली, देखिए सी लैंग्वेज है आपकी, देन PHP एक लैंग्वेज दे रखा है, C++ और जावा है। किसी ने बनाया है? वेरी गुड। सो एंड्रॉइड में क्या काम आ रहा है? सो इट इज सिंपली जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो यूज़ किया जाए जिसके ज़रिए एंड्रॉइड में प्रोग्रामिंग हो सकती है, और हम लोग करते हैं, ठीक है, एप्लीकेशंस बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट, द वर्ड इंटरप्रेटर इज रिलेटेड टू, इंटरप्रेटर शब्द जो है वो किससे संबंधित है ये बताना आपको।
इंटरप्रेटर इज रिलेटेड टू, इंटरप्रेटर शब्द किससे संबंधित है बताइए? एड्रेस रेजोल्यूशन से है, आईपी एड्रेस रेंज से संबंधित है, प्रोग्रामिंग भाषा से संबंधित है, या नन ऑफ द अबव? मैंने अभी आपको बताया कि कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर, तो इस सेक्शन के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से सवाल आपके लिए इजी जी। इस प्रश्न का सही उत्तर आप दे पाएंगे। बहुत बढ़िया। सो देखिए, इंटरप्रेटर जो है मैंने आपको बताया, कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर, सो इट इज सिंपली इट इज रिलेटेड विद द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये क्या है बेसिकली? ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। क्या है आपका? इट्स लैंग्वेज ट्रांसलेटर। केवल यही ट्रांसलेटर नहीं है, कंपाइलर भी लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, इवन असेंबलर भी लैंग्वेज ट्रांसलेटर, क्योंकि वो भी ट्रांसलेट तो कर ही रहा है ना, असेंबली कोड को किस में कर रहा है? मशीन कोड में कर रहा है, तो वो भी ट्रांसलेटर। तो ये दीज आर द, ये ट्रांसलेटर्स कहलाएंगे। ठीक है, तो ट्रांसलेटर लैंग्वेज प्रोग्रामिंग भाषा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इज यूज्ड इन द फॉलोइंग। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, अगर आपने नाम सुना हो एसक्यूएल, तो एसक्यूएल को हम लोग काम में लेते हैं। एसक्यूएल कहाँ काम आती है? डेटाबेस को क्रिएट करने में, डेटाबेस को क्रिएट या मॉडिफाई करने में, या क्रिएट, मॉडिफाई या क्वेरी के लिए, या नन ऑफ द अबव, किसके लिए काम आती है? तो एसक्यूएल से हम लोग क्या करते हैं, ये आपको बताना है। देयर आर डिफरेंट लैंग्वेजेस। बहुत बढ़िया। सी इज द आंसर, और सी इज द परफेक्ट एंड द करेक्ट। क्रिएट, मॉडिफाई, क्वेरी डेटाबेसेस इज द परफेक्ट एंड द करेक्ट, यानी कि एसक्यूएल होती ही इसलिए है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, और इस लैंग्वेज को यूज करके हम लोग ये समस्त कार्य जो है कर सकते हैं। यानी कि हम डेटाबेस बना भी सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं, और ये क्रिएट, मॉडिफाई या किसी प्रकार की क्वेरी करने हो तो भी हम कर सकते हैं। तो एसक्यूएल के अंदर केवल सारा काम जो है कमांड से चलता है, कमांड के जरिए आप बहुत सारे काम जो है एसक्यूएल के अंदर कर सकते हैं। ओके, सो वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज ऑफन यूज फॉर द क्रिएटिंग मोबाइल एप्लीकेशंस, यानी मोबाइल एप्लीकेशंस बनाने के लिए अक्सर जो है इनमें से कौन सी लैंग्वेज काम में लेते हैं? अगर जावा होती तो आप शायद जावा का आंसर देते, लेकिन मैं जावा की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं अब जो आपसे बात कर रहा हूँ, कौन सी लैंग्वेज आपको बताना है जी। बहुत बढ़िया, एक बार आंसर जरूर बताइएगा इसका। वेरी गुड। तो देखिए यहाँ पर नॉर्मली व्हाट वी यूज़ जावा, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सी प्लस प्लस नहीं है, और स्विफ्ट भी लैंग्वेज का नाम है, रूबी भी लैंग्वेज का, लेकिन अब जो है जावा के बाद सेकंड नंबर पे क्या आएगा? दैट इज नोन एज द पाइथन। पाइथन एक ऐसी प्रोग्रामिंग भाषा है जिसको हम लोग मोस्ट प्रोबेबली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के तौर पे या मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए जो है काम में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपके सामने फिर से पढ़े, लिंकर, लोडर, ट्रांसलेटर्स, ये किसके एग्जाम्पल हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के, सिस्टम सॉफ्टवेयर के, यूटिलिटी या ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आपको इसमें से परफेक्ट आंसर ढूंढना है। चार ऑप्शन मैंने बता दिए आपको, प्लीज सर्च द परफेक्ट, यानी कि जो बिल्कुल परफेक्ट करेक्ट आंसर इसको ढूंढें और बताइए। बहुत बढ़िया, आप सभी लोगों का देखिए शुक्रिया लाइक करने के लिए, इसको सेशन को इतना अच्छा बनाने के लिए, इतना इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। ये नॉलेज डिसिमिनेशन की बात है, मैं इस मंच के माध्यम से जो है चीज़ें आप तक पहुंचा रहा हूँ, उसको बेहतर तरीके से कर लीजिए। बहुत बढ़िया। सो सिंपली इट इज़ नन अदर देन द यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। क्या कहलाएगा ये आपका? यूटिलिटी। हालांकि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही पार्ट होता है, लेकिन फिर भी जब नाम यूटिलिटी लिखा हुआ है तो फिर हम लोग यूटिलिटी ही लिखेंगे उसके अंदर। ठीक है, देखिए ये टेलीग्राम चैनल का एड्रेस है, आप देख सकते हैं यहाँ पर टेलीग्राम चैनल, जो चैनल का नाम है टीचर्स अड्डा बाय टारगेट अभी, यही हमारा टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल को पिन मैसेज में भी देखा, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार की पीडीएफ्स या हमारे द्वारा जो है मैसेजेस आपको वहाँ पर किए जाते हैं, वो आपको वहाँ पर फ्रीली अवेलेबल है। ये एप्लीकेशन है, आप आईफोन यूज़ करते हैं तब भी डाउनलोड कर सकते हैं,
एंड्रॉइड यूज़ करते हैं तब भी डाउनलोड कर सकते हैं। और ये संपर्क सूत्र है हमारा, यानी कि जहाँ एक नंबर है 7877719287, इस नंबर के ज़रिए अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो शंका समाधान के लिए आप जो है मुझसे मिल सकते हैं।